कि कहाँ पे डाउट है। देखिए इनमें से किस क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो, जिस जिसको डाउट है। 15 इसमें नहीं है तो 19 के में। दीपांशु किया तुमने क्वेश्चन? नहीं है इसमें डाउट। मैम ये बताना एक बार, ये सीयू में जब बैलेंस करेंगे तो HNO3 के आगे 2 आ जाएगा ना बस? हाँ इसको बैलेंस करना पड़ेगा गाइस, वो तो देखना पड़ेगा मुझे 2 आएगा या क्या आएगा। देखना एक बार। डाइल्यूट है तो NO निकलता है और वाटर डाइल्यूट निकलता है। टू थोड़ी ना लगेगा, नाइट्रोजन इस तरफ भी तो है। किसी ने किया बैलेंस? निशांत कौन है? दी मैं नेम चेंज कर रही हूँ, भूल गई थी। लगाना है। कर लेना बैलेंस। इसमें यहाँ पे भी बता दो मैं क्या क्या आएगा। ओके ठीक है। इस पेज में इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं है ना बैलेंसिंग के अलावा? एक मिनट नेक्स्ट इसमें बताइए कहाँ डाउट है। दी जो ये एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस है ना, इसमें रीजन लिखना क्या है, एक बार वो बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देना रीजन इसमें। देखो एसिडिक एसिडिक कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इनमें से कौन है? देखो वैसे इसका आंसर तुम जानते होगे ना, ये वाला है। किया है दीपांशु इनमें से कोई क्वेश्चन? सिर्फ वो करना है जो टिक है जिन पे। इसमें हो गए सारे इस पेज पे? देखिए इसमें बोला था N2O3 N2O3 इसमें पूछा है कौन ज्यादा एसिडिक है। अब तुम देख सकते हो इन सब में जो सेंट्रल एटम है उस पे सब पे सेम चार्ज है कि नहीं? सेम चार्ज। कौन होता है ज्यादा एसिडिक? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। तो यहाँ पर ये बताइए कि सेम चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग? नाइट्रोजन। तो इसीलिए वो जो भी देखो चार्ज वाली बात तो सब में सेम ही है, उसके बावजूद जो छोटा होगा साइज में वो क्या करेगा, आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वालों को हम क्या कहते हैं? एसिड। ठीक है, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो दीस में साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं सिर्फ? वही लिखा जाएगा ना इसमें, सिर्फ वही लिखा जाएगा कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट देखने दो कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग पूछा है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ही पूछ रखा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग पूछा है तो यही तो आंसर था इसमें। ये वाला ऐसे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें बोल लिखेंगे क्या, अकाउंट पूछा है तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, पूरा अच्छे से पूरा समझाना चाहते हो बंदे को तो लिख देना टेंडेंसी टू गेन, गेन की जगह एक्सेप्ट लिखना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस, समझ तो आया होगा, मैंने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लिखा है। ये बस इसका आंसर है, ठीक है। वैसे तुम्हें अगर याद दिला दूं, अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, हम हमेशा क्या पढ़ते आए हैं अपने 8th क्लास से, मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक, जैसे NaO, NaO2 जो भी होता है, Na2O, NaO2, Na2O2, ये सब एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स, सोडियम पर ऑक्साइड जैसे Na2O2, ये एसिडिक होता है कि बेसिक, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक। बेसिक होते हैं, क्योंकि NaO2 या Na2O2 एक्चुअली तो पर ऑक्साइड पढ़ते भी थे हम, पानी में जाके वो बेस बनाता है, वो तो हम पहले पढ़ते थे। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो तुम अगर भूल जाओ तो अपने पुरानी नॉलेज को ला सकते हो सामने कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। नंबर 2, नॉन मेटल और मेटल में साइज किसके बहुत स्मॉल होते हैं, इस तरफ नॉन मेटल होते हैं, इस तरफ मेटल, साइज किसके छोटे होते हैं, नॉन मेटल्स के बड़े और नॉन मेटल्स के छोटे छोटे। तो जिस चीज के साइज छोटे होते हैं या इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है पीरियड्स में, तो ऐसे छोटा एटम होगा उसके ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये तो मैंने वैसे ही बस समझाने के लिए बोला है, पर करेक्ट ये है कि जो जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, बस। तो ये छोटा है साइज में तो ये लेना चाहिए। और बताओ इस पेज में से और कौन सा डाउट, ये बाकी हो गए थे सारे। मयंक तुम्हारे, वंशिका, कोमल, दीपांशु, 2020 का वो बी पार्ट बता दो। इसका हाँ, बी कौन सा, एक बार टिक करके बताओ कौन सा बी, ये वाला नीचे वाला, ये वाला, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ये ब्राउन रिंग वाला पूछ रही हो, टेस्टो नाइट्रेट, या नीचे बड़े वाला, बी ये ब्राउन वाला। तुम कल आई नहीं थी ना कोमल, नहीं दी। अच्छा तो हमने ना रिकॉर्डिंग किया कल की, एक बार ना वो देख के आना, लेकिन पार्ट में है शायद वो, ठीक है, क्योंकि बहुत बताना पड़ेगा मुझे सारा। मैं अभी इसका छोड़ देती हूँ, तुम सब एक बार इसका आंसर दो, वो जो ब्राउन रिंग है उसका फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखाओ, इसमें इस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। कितनी गंदी राइटिंग में काम करते हो तुम सारे। राइट, को एक काम करना, तुम्हें ड्राइव पे देखने में दिक्कत होगी, मैं ना उस पर डाल देती हूँ यूट्यूब पे, वहां से तो जल्दी जल्दी देख सकती हो और स्पीड को भी इंक्रीज कर सकती हो, ठीक है, वहां से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो तुम्हें वो चीज और ज्यादा अच्छी रहेगी। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, इस बेटर की तुम पूरा ही ढंग से देखना। तो कल इसका मैंने Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना क्या होगी, और लिगेंड कौन है, NO या NO+, इस अंदर, और जब वो अटैक कर रहा था तब लिगेंड क्या था, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम मत भूलना। चलो, और इस बार ये मत कहना कि हमें ये पूरा पेज हो गया, एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन देख देख के करना, क्योंकि ये लास्ट टाइम हो रही है रिवीजन 15th ग्रुप की,
ठीक है, डाइल्यूट में NO निकलता है, यहाँ पर NO2 गैस निकलती है, ब्राउन गैस। यहाँ पे जिंक होता अगर तो आंसर लिखिए। जिंक, क्वेश्चन में जिंक आता तो क्या करते? कंसंट्रेटेड में हेमा तुम अपना वो चेंज कर लो प्लीज नेम, तो समझ नहीं आ रहा। अभी पता नहीं चेंज किया है बट वो शो नहीं हो रहा। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर है, पर लेकिन जैसे एक बार देखो, मैंने तुम्हें 15 ग्रुप में बताया था लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर किया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इस तरफ होएगा ना सबसे ज्यादा। बट अमोनिया का सबसे आगे आना चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया कहाँ आता है? इसमें, क्योंकि इनका इतना बड़ा साइज है कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा फर्क उसके साइज से पड़ रहा है बॉइलिंग में। अगर मेल्टिंग पॉइंट होता तो अमोनिया कहाँ जाता? सबसे टॉप पर। अभी वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लोएस्ट किसका है? PH3 लोएस्ट, तो आंसर इज PH3। मैक्सिमम बेसिक अमोनिया योगा ऑब्वियसली। हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? अमोनिया का, बिकॉज उसमें लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ किसके हुए हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई? जिसका जल्दी से H बॉन्ड टूटेगा वो जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा। अब आपको ना ये आंसर आएंगे जब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मान लो तुम एग्जाम में बैठे होते, क्या तुम्हें यहाँ पे लिखा है अमोनिया BiS3 SbS3 PH3 की बात हो रही है? नहीं लिखा। तो तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्राइड और 15th ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या होता है। 15 ग्रुप ये होते हैं, दिख नहीं रहा ना नीचे वाला। हाइड्राइड मतलब जब हाइड्रोजन इनसे जुड़ जाए। मान लो यहाँ पे ग्रुप 16 होता, इनके हाइड्राइड्स कौन होंगे? ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज आते हैं नहीं आते? मैं बता दूं? बताना। वाटर, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, जो भी हाइड्राइड का हाइड्रोजन ग्रुप 16 के एलिमेंट से जुड़ जाए। ग्रुप 16 में कौन होते हैं? ऑफिस सुपरिटेंडेंट N2 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, उनसे हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं। इनका पूछ ले बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है, तो पानी का होगा। कैरेक्टर इस टाइप से, इसमें एसिडिक कैरेक्टर पूछेंगे क्योंकि H+ छोड़। ग्रुप 17 के हाइड्राइड के फॉर्मूलाज लिख सकते हो? ग्रुप 17 हाइड्राइड के फॉर्मूलाज HCl, उससे पहले HF भी होता है, HBr, HI। ये सारी बातें को तुम्हें आता था, फिर भी जस्ट एक वर्ड ने तुम्हें परेशान कर दिया। इसी के साथ आपको ये भी क्वेश्चन पक्का करके जाना, क्योंकि इस बार पेपर बहुत आसान आएगा, सचमुच सचमुच। क्योंकि तुम्हें पता है, न्यूज तो देख ली होगी, 6 to 8 के बच्चों को प्रमोट कर दिया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना, कोई पेपर नहीं हो रही उनके, ना मिड टर्म हुए ना कुछ और। सिर्फ क्या किया 6 to 8 में, वर्कशीट के बेसिस पे नंबर और प्रोजेक्ट बस। ऐसे ही 9 to 12 में तुम्हें पता है मेरी मीटिंग हुई थी हमारी उसकी, मतलब फैकल्टी वाइज, उसमें क्या बताया गया, पास कर दो बच्चों को बस, ऐसे दे दो नंबर। तो इसलिए आप इस बार अपनी अच्छी तैयारी करके जाओ, क्योंकि पेपर आसान आएगा और चेकिंग भी अच्छी होगी। तो डर निकाल दो अपने मन से, पर लेकिन जो सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे PCl5 और PCl3 में पूछ ले कौन कोवेलेंट है, बताइए कौन ज्यादा कोवेलेंट है? ओके, PCl को अपनी तरफ खींच लेगा। PCl3 और PCl5 फॉस्फोरस है यहाँ पे, +3 चार्ज है, इस वाले फॉस्फोरस से 5।
तो जो +3 वाला फॉस्फोरस है वो क्लोरीन को खींचेगा पर कम, +5 चार्ज वाला साइज में छोटा है, उनको ज्यादा खींचा होगा, तो ओवरलैपिंग मोर। ये कौन सा रूल है? पजांस रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? पोलराइजिंग पावर फॉस्फोरस जब +5 स्टेट में, ना कि +3 स्टेट में। तो जितनी ज्यादा, कोमल समझ आ गया? तुम्हें पहले भी दिक्कत थी इस टॉपिक में और आज भी दिक्कत है। ये बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन निकाल के बताओ। बताओ कोमल। इस पेज में बताइए एक बार, तुम करके तो आए होगे, मैंने आपको आधे घंटे का टाइम दे रखा था। यहाँ पे मत देखो क्वेश्चन, बस ये बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें। मैंने तो कहा था सारे ही कर लो, अच्छा रहेगा। सकते हो? दीपांशु तुमसे पूछ रही हूँ, इन सबको आता है ये चैप्टर? तुम्हारा और एक दो बच्चों का और थोड़ा वीक था बस। ये कर लोगे? इस तरह का क्वेश्चन फिर से कभी आ जाए तो दीपांशु बताओ। इन कोमल मैं अभी ट्राई में आता नहीं करते अभी कुछ। करो बैठ के, तुम जाओ लेफ्ट हो जाओ, तब तक मैं और डाउट्स ले लेती हूँ। ये सारे क्वेश्चन करके बैठे अभी करो। आधा घंटा दिया था तुम्हें, कम नहीं होता हाफ एन आवर। हेमा तुम्हारे ये डाउट्स थे, जी मैंने अभी देखे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। वंशिका तुम्हें कुछ पूछना है उन क्वेश्चंस में से? नहीं दी। मयंक आपको, एंड कोमल? नहीं दी। कोमल तुम्हें? दी, वो 2018 के 24th क्वेश्चन वो बता दो। कहाँ पे मिलेगा, मैंने किसको भेजा था? वंशिका। 2018 में कौन सा? हाँ बोलो, इसमें कौन सा? दी ये ए पार्ट। अच्छा ओके, देखो पहले ना दिमाग से पढ़ना। देखो जो नहीं आ रहा ना लाइन समझ, उसको छोड़ दो। देखो इसमें लिखा है, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में लिख देती हूँ, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को किसी अजीब अननोन सोल्ट पे डाल दिया, अब मुझे क्या पता कौन सा सोल्ट है, नहीं दे रखा, आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है। और किसी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक सोल्ट पे डाला तो ब्राउन गैस निकली। बस ये बताओ तुम्हें ब्राउन गैस कौन सी पड़ी है पूरी आपके 12th में? मैंने वेरी गुड, NO2। NO2 इज अ ब्राउन गैस। तुम्हें यहाँ से ही पता चल जाएगा कि NO2 निकला है। अब तुम्हें पता है ये क्यों नहीं लाइन समझ आई? क्योंकि पूरे कहीं ये हमने पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली पढ़ा भी होगा, पता ही नहीं सोल्ट कौन सा है, इसलिए नहीं समझ आ रहा। पर कोई नहीं, हमें ए पता चल गया, लास्ट में ए पूछा है, तो ए आपको पता चल गया, इज अ ब्राउन गैस, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस गैस इंटेंसिफाइड व्हेन कॉपर टर्निंग्स वर एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब। इन्होंने बोला एक सोल्ट था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल, ब्राउन गैस निकल रही थी कोमल वहां से, और उसमें थोड़ी सी कॉपर टर्निंग भी डाल दी है। देखी है तुमने कॉपर टर्निंग रियलिटी में? किसका? 80, एक मिनट रुकना, एक मिनट।
ओके कोमल सुनो, इसमें ब्राउन गैस तो पता चल गया NO2। अब इन्होंने कहा कोइन जब डाले ना तो वो इंटेंसिफाई हो गया। तुम्हें याद है ना कि कॉपर जब भी वो करेगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा, अगर मान लो वहाँ NO3 पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वहां से कौन सी गैस निकलती है? NO2। इसीलिए वो यहाँ लिखा है कि कॉपर डालने पर उसका जो कलर था इंटेंसिफाई हो गया, मतलब वहां से और ज्यादा NO2 निकलने लग गई। ठीक है, अब हमने उस गैस को ना ठंडा कर दिया, तो वो गैस जो ठंडी हुई, मतलब कि हमने उसको ढक दिया एक तरह से। तो जिस चीज से ढका ना, जिस चीज से ढका, मान लो हमने हाथ रख दिया तो हमारे हाथ पे सफेद कुछ बन गया, तो वो क्या है? तो कुछ नहीं करना, बस आपको A और B बताना है। तो कोमल A जो होगा वो तो होगा NO2। और तुम्हें पता है ना, एक गैस अगर कूल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? NO गैस अगर कूल हो जाती है तो NO2 जुड़ के क्या बन जाएगी? स्टेबल N2O4। समझ रही हो? NO2 डायमराइज करके N2O4 जो कि कलरलेस सॉलिड होता है वो बन जाएगा। जबकि देखो लिखा भी है कलरलेस सॉलिड, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए NO2 इज अ ब्राउन गैस। जब ये डाइमर बन जाता है तो N2O4 जो कि कलरलेस सॉलिड बन जाता है। बस खत्म। A और B का स्ट्रक्चर पूछा है, ये तो NO2 है, डॉट बना देना, और ये आपका N2O4 है। इसका स्टेबल बना के आना, तो अपोजिट दिखाना, ये इस तरफ ऐसे। ये इसका वो है, रेजोनेटिंग पूछे तो दोनों बॉन्ड सेम बना के आना, दोनों तरफ बॉन्ड सेम, डॉट 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 डॉट। बस खत्म हो गया। क्यों ये HB में चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर ओड वाली चीज इवन बनना चाहती। और कोई बताओ कोमल, इनमें से इन सब क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, ये जितने भी हैं। हम्म, नहीं, करो तुम पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम सबने किए नहीं है, तो इनको करो पहले। दीपांशु भाई आज कर ले, तुम्हारे लिए ही इसको स्लो कर, इसको अच्छे से कर लो। और 2 क्वेश्चन हेमा के हैं, उनको भी समझ के और फिर लेफ्ट होके आप पढ़ो अब बैठ के अपना। जो मैंने पेपर दिए थे उन्हें पूरे को सॉल्व कर लो, 5 पेपर, क्योंकि अच्छे हाई फाई लोग बनाते हैं उन पेपर्स को, और ये सारे गवर्नमेंट के दिया मैंने, एवं ही कोई टुच्चो पुच्चो साइड से निकाल के नहीं दिए। वो तो कोई भी मेरे जैसे लोग कोई भी बना सकता है। जो मैंने आपको पेपर दिया वो DOE वाले बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। पहले तो ये एक बात, जो जानवरों की खाल होती है ना, देखो ये कोई जानवर है ये कोई जानवर है, इसकी ये जो खाल होती है, खाल, इसको हम हाइड कहते हैं। पहले तो ये याद कर लो, क्या कहते हैं? हाइड। जैसे हमारी खाल है ना शरीर की, स्किन, उसको उस पे चार्ज होते हैं, पता ही होगा तुम्हें, चार्ज होते हैं हमारी खाल पे भी, हमारी स्किन पे। ऐसी एनिमल की जो स्किन है उसे इंग्लिश में हाइड कहते हैं, उस पे चार्ज होता है, यानी वो कोलॉइड है। समझ आ गया? तो अगर हम क्या करें, उसको, एक सोल्यूशन होता है जिसे टैनिन बोलते हैं, इस सोल्यूशन को टैनिन, टैनिन। अब उस खाल को उतार दो, उस जानवर की खाल को, और जब उसको फाड़ देते हैं बेचारे को, उसकी खाल को इसमें डिप करके रखते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है, इस सोल्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन। और इस, जो इसके जानवर की खाल है ना, खाल हाइड, उस पे भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसकी जो खाल है इस पे, ये कोलॉइड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में से कौन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा? इसकी खाल पे जो चार्ज है, नेगेटिव वाली चीज, तो ये कोएगुलेशन कर देगा। क्या कर देगा? कोएगुलेशन। अब इस प्लस पे भी तो कुछ ना कुछ माइनस होगा आसपास, इस खाल के ऊपर कहीं ना कहीं डबल लेयर, तो आपस में म्यूचुअल कोएगुलेशन बोलते हैं इसको, कि आपस एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ऐसा करने से ये जो जो दूध देखा है ना, दूध, दूध कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मतलब कि वो बिल्कुल ऑयल पानी में डिस्पर्स होता है, पर दूध में जैसे ही नींबू निचोड़ते हैं वो कितना कड़ा हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है, पनीर बन जाता है। पनीर जानते हो ना, चीज, मोटा पनीर, वो रबड़ जैसा हो गया। ऐसे ही एनिमल की स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी, जैसे उसका वो चार्ज रेगुलेट हो गया, पार्टिकल्स ना ऐसे मर्ज हो गए। मान लो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा मत छोड़ो, XYZ बंदे का हाथ मान लो, या कोई भी स्किन मान लो उसके शरीर की, जब शरीर की स्किन जल जाती है या कुछ गिर जाता है एसिड या बेस कुछ भी हाथ पे, एकदम अजीब सा नहीं हो जाता वो एरिया,
एकदम कैड़ा सा हो जाता है, मतलब बिल्कुल टाइट सा हो जाता है, वो स्किन का वो पार्ट एकदम टाइट हो जाता है। इसी तरीके से ये जो लेदर, इसको लेदर बनना कहते हैं इसे। इस स्किन का सॉफ्ट से एकदम कठोर जैसा हो जाना, इसे कोएगुलेशन की वजह से हुआ है, ऐसा कोएगुलेशन। और इस कठोर होने को हम कहते हैं लेदर फॉर्मेशन, लेदर बनता है ऐसे। मैंने तुम्हें एक फोटो भी दिखाई थी जब मैंने ये सेशन लिया था, इसकी क्लास ली, तो ध्यान रखना, स्किन, स्किन मतलब हाइड का लेदर बनना, इसको हम लेदर फॉर्मेशन भी कहते हैं और टैनिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टैनिंग, वो वाली टैनिंग नहीं जो सन से होती है। टैनिंग का मतलब होता है हाइड का क्या बनना, लेदर, हाइड का लेदर बनना क्या कहलाता है, टैनिंग। और सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं, उस सॉल्यूशन को इसीलिए क्या कहते हैं, टैनिन सॉल्यूशन। रिवाइज कीजिए, क्रोमेट के सॉल्यूशंस होते हैं, क्रोमेट के सॉल्ट्स। बैटरी चली गई। अब तो तुम्हें थ्योरी तो समझ आ गई होगी, अब इसका आंसर बताओ। पहले देखते हैं दो स्टेटमेंट राइट भी है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात होती है। तो राइट और रॉन्ग को ढूंढो। एनिमल हाइड, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड, व्हाट एनिमल डू यू मीन, स्किन, एनिमल स्किन, स्किन को, उसकी जो खाल है उसको, जो ऊपर की लेयर है उसे हाइड कहते हैं। एनिमल की हाइड को सोक किया जाता है टैनिन, व्हाट डू यू मीन बाय टैनिन, टैनिन शब्द का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इस वाले टैनिन का, दी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें उसकी खाल को रखा जाएगा थोड़ी देर के लिए। देखा होगा यार तुमने, इतना डिस्कवरी वगैरह देखते रहते हो, और उस सॉल्यूशन में डिप कर करके ऐसे बड़ी बड़ी रस्सियों पे ऐसे टांग देते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे लेदर बनता है, जो कि अब तो मना कर दिया गया, यूज नहीं करना चाहिए। पहले वो होता था बहुत बहुत एक्सेस, अब तो लोग ही कम खरीदते हैं। तो एनिमल की स्किन को टैनिन सॉल्यूशन में सोक करते हैं, इससे लेदर, हार्डनिंग ऑफ लेदर मींस जो वो स्किन थी उसकी हार्डनिंग हो जाती है लेदर फॉर्म। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, टैनिंग में ही तो डिप करते हैं। तो ये नंबर 2, टैनिंग, टैनिंग होता है इस प्रोसेस को, टैनिंग इज द सॉल्यूशन, टैनिंग इज अ प्रोसेस। टैनिंग इस वजह से हुई क्योंकि म्यूचुअल कोएगुलेशन हुआ, बिल्कुल सच है। अच्छा ये बताओ, क्या ये लाइन इसका एक्सप्लेनेशन है, हाँ जी। हाँ म्यूचुअल कोएगुलेशन हुआ इसीलिए तो हार्डनिंग हो गई। तो यस, इसका आंसर नंबर ए। तुम्हें ये समझ आती है ना ये असर्शन रीजनिंग, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी शायद बताया था कि हमें मास्क पहनना चाहिए, हाँ, हमें कोरोना वायरस फैला है, हाँ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ए। मान लो मैं एक लाइन ये लिख दूं, हमें मास्क पहनना चाहिए, ट्रू। हमें रोड पे दाएं बाएं देख के चलना चाहिए, ट्रू। क्या ये लाइन इसका कोई लेना देना है आपस में, नीचे वाला लाइन का पहले का एक्सप्लेनेशन है, नहीं, तो इसमें कौन सा करेक्ट करोगे, बी, हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए, तो ये फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ये ना मार्शल एसिड के नाम से तो पहली बात क्वेश्चन ही नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा, मार्शल एसिड कोर्स में है पर नाम से नहीं है। बात समझ आ गई, मार्शल की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, मार्शल की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। पहली बात, इसका फॉर्मूला ये होता है H2S2O8। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसका नाम क्या है, पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाया हुआ है आपको, पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। बट मार्शल एसिड नेम नहीं है, एडीप्स की बुक में है, नॉट इन एनसीईआरटी, तो वो देंगे भी नहीं, गलती भी नहीं कर सकते देने की। एक बात समझ आएगी होगी तुम्हें। अच्छा फिर भी देख लेते हैं हमें कितना आता है ये क्वेश्चन। देखो H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 सल्फर है, सब पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH होगा ही होगा। नेक्स्ट बताइए कि कितने H बचे, 0। ऑक्सीजन कितने बचे, 4, 4 बचे, 4 ऑक्सीजन बचे, तो यानी एक एक इस पे लगा दो, दो दो इस पे लगा दो। पर ये तो जुड़े ही नहीं है ऐसे, है ना, ये तो कनेक्ट नहीं हुए। हाँ राइट वंशिका, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक ऑक्सीजन देके आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि वो जुड़ना तो जरूरी था ना उनका। तो बस ये है। अब इसमें एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, दोबारा रिपीट करनी है स्ट्रक्चर, नहीं दी आगे समझ। एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए तभी सॉल्व होएगा। अब इसमें मैं खोल देती हूँ स्ट्रक्चर को, देखो, essential acid is a diabasic, check it out please, is this true or false, is this diabasic, यस मैम,
हाँ जी। ट्रू। मार्शल एसिड कंटेन 2 OH बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, 2 H भी। और ये Yeah. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो ये 2 OH बॉन्ड है तभी तो ये डायबेसिक है, हाँ बिल्कुल जी, सही ठीक। है ना। तो यही इसका आंसर। वैसे ये मार्शल एसिड के नाम से ना आए तो ही हम इसको एक अच्छा वो मानेंगे पेपर, क्योंकि एनसीईआरटी में है। ये हुआ तुमसे ये नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन? हाँ जी, हो गया था। वाले पॉइंट नहीं करे मैम मैंने। ये तो वो है, कोई पता नहीं कौन सा पेपर है ये हेमा के पास। हेमा क्या है ये, कौन सा पेपर है ये? ये वही वाला है जो आपने ये प्रैक्टिस आपने भी दिया था। पता नहीं, मेरे को नहीं याद है कौन सा। मैंने शायद सैंपल पेपर तो नहीं है ये, पक्का ये तो है, पर ये नहीं है सैंपल पेपर। अब ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी हम इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, बहुत ही ऐश हो जाएगा। हाँ, तो ठीक। किसी दिन करेंगे, कल या परसों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पहुंच गया। पहले इनऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं। आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, कि इतना अच्छा टाइम, कि आप मार्च आया भी नहीं है, मई में एग्जाम है और इतना बड़ा टाइम है ना। तो जो सब्जेक्ट अब भी नहीं आता, अब भी 2 महीने में तो कोई भी राजा बन सकता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो नहीं आता सचमुच आप कर सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछिए, ट्यूशन या स्कूल, राइट। कल मिलते हैं, कल बता दूंगी क्लास है क्या है। कोमल, हाँ दी। तुम प्लीज थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, जो चैप्टर्स नहीं आते उनको कर लो पहले, और पांशु तुम भी। ओके दी।